Hi everyone, myself is Jay Govind Sharma, currently the senior physics faculty at Project NEET IIT भिवानी। बहुत दिनों से लॉकडाउन जब से शुरू हुआ और आपके एग्ज़ाम्स के डेट जब से बढ़े, उस टाइम से बेटा मन में था कि कुछ ऐसा ऑनलाइन आपको दिया जाए जो कि डेमोस्ट्रेटिव ना हो, मतलब वो एक तरह का प्रसार ना हो, बट it must be a complete package so that you can crack the physics for any level, that is the IT advanced, IT mains or NEET, equally useful for all the streams. So उसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हुए मेरा पहला वीडियो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं ये पहले ही बता रहा हूँ, इट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर द क्रैश और द 13th। हो सकता है 12th भी आप अगर हैं तो आप उसको कवर कर लेंगे, बट 11th के लिए इट इज़ नॉट सूटेबल। इट इज़ ओनली प्योरली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ 13th, दैट इज ड्रॉपर बैच, और 12th में अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं तो दैट इज़ फॉर यू ऑल्सो। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट द मोस्ट टिपिकल टॉपिक जिसे अपन मानते हैं फिजिक्स में, वहीं से मैं बात शुरू करूँगा। एक बात पहले ही बता देता हूँ, डरता ज़्यादा है फिजिक्स, डरावनी लगती ज़्यादा है, या ऐसा बोलिए कि एटमॉस्फेयर ऐसा बना दिया जाता है कि स्पेशली फॉर नीट स्टूडेंट्स की फिजिक्स बहुत ही टफ है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं। ओनली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता, सीधा सीधा न्यूमेरिकल आपको रास्ता दिखाता है और आप उस न्यूमेरिकल के दिखाए हुए रास्ते पे चलते चले जाते हो। जस्ट एन्जॉय एंड मतलब क्वालिटी क्या दे रहा हूँ वो आप समझ जाइए। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि जो टॉपिक आप इस लेक्चर में पढ़ लोगे, उसके बाद में बेटा किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस क्वेश्चन हो, किसी भी कोचिंग के सीट का क्वेश्चन हो, या किसी भी बोले तो रेफरेंस बुक का क्वेश्चन हो, आप उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कर जाओगे विदाउट एनी डाउट, और देयर मस्ट बी 1 or 2 डाउट, तो वो आप अपना थोड़ा सा माइंड लगाओगे, यू विल सॉल्व। कीप वन थिंग इन माइंड ओनली, कि एक कॉन्सेप्ट से आप 1000 न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, बट 1000 न्यूमेरिकल सॉल्व करके आप एक कॉन्सेप्ट नहीं बना रहे हो। तो है क्या ना कि आप कॉन्सेप्ट बनाइए, उसके बाद में न्यूमेरिकल तो आपके लिए जस्ट फॉर एंजॉयमेंट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेट्स स्टार्ट बेटा, माय फर्स्ट लेक्चर, माय फिजिक्स क्लासेस बाय जेजी सर्स फर्स्ट लेक्चर, एंड इट विल इंक्लूड ऑल अबाउट द rigid body डायनामिक्स। मैं ट्राई करूँगा कि दोनों मीडियम के लिए समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। सो हिंदी में बेटा अपन इसको बोलते हैं दृढ़ पिंड गति की, दृढ़ पिंड गति की। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, दैट व्हाट इज अ रिजिड बॉडी। पहले स्टार्ट करते हैं बेटा अपन यहाँ तक। 11th में जब आप पढ़ते हो ना, तो आप एक वर्ड पढ़ते हो पार्टिकल, हिंदी में बोलते हो कण, और इसी चैप्टर में आते ही आपका सामना होता है एक ऐसी चीज़ से जहाँ पे आप पार्टिकल को छोड़ देते हो, बॉडी पे आ जाते हो, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं पेंट। तो बहुत सिंपल सी बात है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ पार्टिकल एंड अ बॉडी? यू नो, अगर आपसे जनरली पूछा जाए तो आप बोलोगे कि ये पार्टिकल है and this is a body. Difference कहाँ बेटा? Body has some size and particle has optimally the zero size. Ideal particle अपन उसको बोलेंगे जिसका size 0 हो। फिजिक्स में in comparison of surrounding distances अगर size negligible हो तो भी अपन उसे particle बोल देते हैं। Body उससे हटके है, मतलब बॉडी का रेडियस, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंस रखते हैं। पार्टिकल के लिए ये सब चीज़ें कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। अब बेटा एक सिंपल सी बात है, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑन एक्सिस देखोगे तो पार्टिकल कैन नॉट रोटेट बिकॉज ये एक्सिस पे ही रहेगा, बट अ बॉडी कैन रोटेट। तो ट्रांसलेटरी मोशन तक अपन क्या करते हैं, अपना काम पार्टिकल से चल जाता है। बॉडी भी अगर ट्रांसलेटरी मोशन करती है तो आपने पढ़ा है कि सेंटर ऑफ मास पे अपन उसको एज अ पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं, बट रिजिड बॉडी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। So that's why word included body. Now bodies may be of two types. Look,
This is a sponge ball and this is a leather ball. ये एक स्पंज बॉल है, वो एक लेदर बॉल है। बिल्कुल ब्रॉड लेवल की बात कर रहा हूँ बेटा। अगर मैं इस पर एक फोर्स लगाऊं ऐसा जो ट्राई करे इसको डीफॉर्म करने का, ऐसे फोर्स को अपन बोलते हैं बेटा डीफॉर्मिंग फोर्स। हिंदी में अपन अगर देखें तो इस फोर्स को, इस बल को अपन बोलते हैं अपरूपक बल। तो अगर मैं डीफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं एक स्पंज बॉल पर और एक लेदर बॉल पे, तो एक सिंपल सी चीज़ होएगी। ब्रॉड लेवल पे आप ये बोलोगे जी कि इसका शेप चेंज हो जाएगा। शेप चेंज होने का मतलब ये ऐसा कुछ हो जाएगा स्पंज बॉल। अब ऐसा कुछ हो जाएगा तो इसका मीनिंग समझो बेटा। There is a particle A and there is another particle B before applying the deforming force. After applying the deforming force, A will reach at the new position A dash and B will reach at the new position B dash. Means distance between A and B is changed in the case of a sponge ball. But for a leather ball, A is here, B is here. But for a general deforming force, A and B will remain at here. मतलब यहाँ पे this distance, ये जो दूरी है ना, ये constant रहेगी। So this is the basic difference between the nature of the two bodies. That's why this is known as the soft body and this is known as the rigid body. Okay. सॉफ्ट बॉडी भी बेटा अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं, बट वो पढ़ते हैं कहाँ पे, जब इलास्टिसिटी का अपन एनालिसिस करते हैं उस टाइम पे। तो दैट्स वाई अभी का अपना टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट हो गया रिजिड बॉडी। तो अब एक्चुअली क्या है कि जहाँ भी कहीं भी कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है या आप खुद भी तैयारी करते हो ना, तो बेसिक बात को भूल जाते हो कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। You will not believe कि on this definition there are certain questions in your previous exams, okay ना। तो मैं जहाँ जो पढ़ाऊँगा ना, मेरा ट्राई ये रहेगा कि सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करते चले जाएं। तो प्लीज़ किसी भी चीज़ को आप ऐसा ना सोचें कि ये हमें आता है या ये हम कर लेंगे। वीडियो को एंड तक देखेंगे, यू विल गेट द इम्पोर्टेंस की ऐसा हमने क्यों पढ़ा। ओके बेटा, तो अब व्हाट इज बेसिकली द रिजिड बॉडी ये अपन सीख चुके हैं। It is very clear that if under the action of deforming forces, the distance between any two particles of a body remains constant, that means that body is a rigid body unless it will a soft body. I think it is clear from this example why I am saying this. अगर ये distance change नहीं हो रहा तो ये rigid body है, and if this distance is changing then it will be a soft body. अब बेटा यहाँ से आगे अपन बढ़ सकते हैं। लोग एक बहुत ही प्यारा सा मैथमेटिकल व्यू आप यहाँ जोड़ सकते हो इसमें। लोग बेटा दिस इज अ बॉडी, से I have a particle of this body here A and another particle of this body is say B. Okay, let you are given A is moving in this direction with velocity v a vector and B is moving in say this direction with vb vector. This angle is θ1 and this angle is θ2. Okay, now in which condition it is possible? Because if it is a rigid body then your condition is this, the R should be constant। और ये R कब constant रहेगा बेटा, इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करने के लिए मैं इस वेलोसिटीज के ना कंपोनेंट ले लेता हूँ। लोग बेटा इसका इधर का कंपोनेंट आएगा VA
cos theta 1, and the perpendicular component will be VA sin theta 1. Again, component of VB in this direction will be VB cos theta 2, and in this direction it will be VB sin theta 2. VB sin theta 2. Okay. Now the condition is what कि R should be constant, और R को constant रहने के लिए जरूरी बात क्या होगी बेटा कि in the direction of R velocities of A and B should be equal. Velocity component of A and B should be equal. So what is the basic condition? That VA cos theta 1 should equal to VB cos theta 2. This is the must condition to be a body as a rigid. ये आवश्यक शर्त है किसी भी रिजिड बॉडी के होने के लिए अगर दो अलग अलग पार्टिकल का वेलोसिटी आपको गिवन है. क्लियर? वन मोर थिंग, अगर आपसे बोले कि भैया किसी भी रिजिड बॉडी में ये कंडीशन दिया हुआ है, तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी का ए के सापेक्ष वेग क्या होगा? तो बेटा आप देखोगे कि जो इनलाइन कंपोनेंट है ना वो तो वैनिश कर गए. अब खाली कंपोनेंट कौन से बचे? वी ए साइन थीटा 1 ऑफ ए एंड वी बी साइन थीटा 2 ऑफ बी. तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए आप बी में से ए को लेस करोगे, यू विल हैव वी बी साइन थीटा 2 माइनस वी ए साइन थीटा 1, और अगर ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तो वी बी साइन थीटा 2 प्लस वी बी साइन थीटा 1. तो थर्ड कंडीशन, किसी भी रिजिड बॉडी के लिए आप ऐसा बोलोगे फॉर एनी टू पार्टिकल्स ऑफ a rigid body, the relative velocity will be VBA. According to that figure मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ बेटा, it will be VB sin theta 2 plus or minus VB sin theta 1. देखो सेम डायरेक्शन में है तो माइनस आएगा, एंड अपोजिट डायरेक्शन में है तो इट विल बी पॉजिटिव. ओके, तो न्यूमेरिकल यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है. नेक्स्ट थिंग बेटा, सपोज करो दिस इज अ रिजिड बॉडी, दिस पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी VA. दिस डिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट, and if this particle is also moving in this direction, then it should have the same velocity VA. Is it very clear? सिंपल है. अगर ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहना है तो और खाली ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है तो ये पार्टिकल जिस स्पीड से चल रहा है, ये वाला आपका, इसको मैं ए बोलूँ, बी भी उसी स्पीड से चलना चाहिए. अदरवाइज या तो ये आगे जाएगा या ये आगे जाएगा, उस कंडीशन में दिस आर विल बी चेंज. तो क्लियरली अगर एक बॉडी रिजिड बॉडी है तो उसके दो पार्टिकल कभी भी एक दूसरे के रिलेटिव ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर सकते. ओके ना? मतलब एक बॉडी पे आप यहाँ खड़े हो और वो प्योर ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है तो आप क्या देखोगे? हमेशा बी को यहीं पे देखोगे. इट इज नॉट पॉसिबल कि आप बी को आगे जाता हुआ या पीछे जाता हुआ देखो. तो रिलेटिव अगर मोशन हो रहा है ना तो दिस मोशन विल नॉट बी द ट्रांसलेटरी मोशन बट इट मे बी द रोटेटरी मोशन. So next and the last property of a rigid body is what? Any of the two particles of a rigid body cannot do translatory motion with respect to each other, but they can have the rotatory motion. Okay ना?
So these four important points regarding to a rigid body. Okay, I think there is no need of a revision, and if something you want to write, आप वीडियो को पॉज करें, सारा मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको जहाँ भी राइट करना हो ना, आप वीडियो को पॉज करके यू कैन नोट आउट. ओके बेटा, नाउ व्हाट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कैन बी प्रोड्यूस्ड इन दिस सच फिनोमेना. मैं थ्योरी उतनी ही डिस्कस करूंगा बेटा जितनी अपने आईटी मेंस और एडवांस और नीट के लिए रिक्वायर्ड होएगी. न्यूमेरिकल अपना मेन टारगेट होएगा. तो अब अपन आते हैं कि इस मामले पे मतलब रिजिड बॉडी पे किस किस टाइप के न्यूमेरिकल वी कैन हैव. लुक, ओनली वन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इज पॉसिबल, और उस वन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल में दोनों चीज़ें आई विल इंक्लूड in the simultaneous state. Wait for a minute. So, the numerical basis on the definition of the rigid body is a very simple one. दो बातें अगला आपसे पूछ सकता है. Say this is a rigid body, this is a particle A, and this is another particle B. It is given that A is moving in this direction with a velocity 5 meter per second, and this angle is 37 degree. Okay, and B is say moving in this direction with a certain speed VB, and say this angle is 53 degree. Now two questions may be asked by examiner. Question first, calculate VB magnitude. Okay, and type second, calculate VBA. So first of all we know that कि component टाइप कर लें अपन इसके. इसका component इधर का आएगा बेटा VB cos 53, इधर का component आएगा VB sin 53, and इसका इधर का कंपोनेंट आएगा VA cos 37, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट will be VA sin 37. Okay, now condition is what कि लाइन के along जो कंपोनेंट्स है ना, that components should be the same. तो very clear, VA cos 37 should equal to VB cos 53. Now we know VA is 5, cos 37 is 4 by 5, VB we have to calculate, cos 53 is 3 by 5. Very simple, this will cancel and VB will comes out as 5 into 4 by 3, that is 20 by 3 meter per second. And now you can calculate the relative velocity VBA, because these are in same directions. So VB sin 53 minus VA sin 37. You have the values of both. So VB 20 by 3 into sin 53 4 by 5 minus 5 into sin 37, that is 3 by 5. You will have after some equations 16 by 3 minus 3, that is 5 by 3 meter per second. So these two types of question can be asked on the definition of the rigid body. Okay, so tell you here beta, you should know the four properties of a rigid body and the numerical type based upon the rigid body. I think it is very clear. Now we are moving on the next topic. मैं फिर बोल रहा हूँ, ये काफ़ी डेस्क्रिप्टिव वीडियोस हैं. इट इज़ नॉट द डेमोस्ट्रेटिव वीडियोस. सो आप इसको पूरा कीन इंटरेस्ट से इसको आप देखें, एंड जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े कि आपको कुछ लिखना है वहाँ पे आप इसको पॉज करें और आप नोट डाउन करिए. चलिए स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पोर्शन, बिकॉज इट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर द क्लास 13th. सो ये ज़रूरी नहीं है कि वी विल फॉलो द ऑर्डर जो आपने 11th में पढ़ा था ना, उसी ऑर्डर में अपन चीज़ों को उस हिसाब से ओरिएंट करेंगे.
कि एक करके सारी चीजें आपके क्लियर होती चली जाए। लो तो बेटा, आई हैव अ सिंपल थिंग दैट फोर्स इक्वल्स टू एम ए, यू नो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल्स टू एम ए, और आप ऐसे बोलते हो कि m इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। अभी तक आप ऐसे बोलते थे कि इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इट इज द मेजर ऑफ ट्रांसलेटर इनर्शिया। ये स्थानांतरण जड़त्व का माप है। क्योंकि ये मोशन अपन ट्रांसलेटरी मोशन में लगाए, इक्वेशन अपन ट्रांसलेटरी मोशन में लगाते हैं। नाउ बेटा, इसी का मिलता जुलता एक इक्वेशन अपन बनाए, फोर्स की जगह पे रोटेटरी मोशन में आता है टॉर्क, लीनियर एक्सीलरेशन की जगह पे आता है एंगुलर एक्सीलरेशन, एंड वी विल हैव अ सेम थिंग related like m is I. Then I will represent simply, it will the measure of rotational inertia. Okay, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था बहुत पहले के एग्जाम में कि what physically is the moment of inertia. The correct answer is measure of the rotational inertia. It is nothing but it is the measure of the rotational inertia. Okay, beta. By simple formations, you can calculate that for a particle, I will equal to mr square. You all know. Now what m and what is r? यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बेटा। देखो, this is the axis of rotation, ये घूर्णन अक्ष है जिसे मैं a o r से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, axis of rotation, and here is the particle जिसका मास m है, and it is at a perpendicular distance r. So clearly keep in mind, r is not the distance but it is the perpendicular distance from axis of rotation. Okay na? So for a particle, I equals to mr square and r is the perpendicular distance from axis of rotation. Okay, अब I डिपेंड किन किन चीज़ों पे करता है बेटा? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मास पे डिपेंड करेगा, सेकंड ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा मतलब अगर आप बॉडीज के लिए बात करोगे तो ये मास डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करेगा, और तीसरी बात ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा, बिकॉज एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन अगर आपने चेंज कर दिया तो आर चेंज हो जाएगा, एंड आर चेंज हो जाएगा, दैट सिंपली मींस कि योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी चेंज। So, and another important theoretical point, the I depends upon three things: mass of the body, then it will depend upon the position of axis of rotation, and finally it also depends upon the mass distribution. Mass distribution. Okay. इतनी चीज़ों पे बेटा आई डिपेंड करता है। अब एक और खास बात देखो, ये सब कुछ मायनों में इट इज डायरेक्शनल और कुछ मायनों में ये डायरेक्शन फ्री फिजिकल क्वांटिटी है। नाउ लोग, किन मायनों में ये डायरेक्शनल है और किन मायनों में ये डायरेक्शन लेस है? सपोज बेटा दिस इज अ डिस्क एंड यू ऑल आर स्टडीड वंस एट लीस्ट द रोटेशनल मैकेनिक्स, तो आप क्या बोलोगे? इस एक्सिस के रेस्पेक्ट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mr²/4, एंड अगर मैं एक एक्सिस ऐसा ले लूँ विच इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर, देन उसको मैं z एक्सिस बोल दूँ तो I विल इक्वल टू mr²/2। इज क्लियर कि अगर AOR का डायरेक्शन चेंज हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो गया। तो इन दिस मीनिंग, दिस मीनिंग, it is directional
बट आप ये भी जानते हो कि अगर मैं इस डिस्क के ऊपर एक और दूसरा डिस्क ऐसे रख दूँ तो फिर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I विल इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी इसका एडिशन वेक्टर एडिशन के मेथड से नहीं होता है, सिंपल आपका स्केलर एडिशन के मेथड से होता है। तो दैट्स वाई उस मायने में ये हो गया डायरेक्शन फ्री फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है मेरे पास जो कहीं तो वेक्टर का नेचर रिप्रेजेंट करती है और कहीं पे स्केलर में कन्वर्ट हो जाती है, उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को अपन बोलते हैं टेंसर। तो इट इज अ टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, बट फॉर जनरल कैलकुलेशंस अपन इसको स्केलर मानेंगे, है ना। हिंदी में टेंसर को अपन बोलते हैं प्रादिश और स्केलर को अपन बोलते हैं आदिश। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया माने जड़त्व आघूर्ण सही मायनों में इज अ टेंसर क्वांटिटी, मतलब ये प्रादिश भौतिक राशि है, बट फॉर जर्नल कैलकुलेशंस वी कैन यूज द स्केलर मेथड। सामान्यतः अपन इसे आदिश भौतिक राशि मान सकते हैं। तो दिस वाज द बेसिक थ्योरी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब पार्टिकल के लिए कैसे कैसे टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, दैट वी हैव ओनली टू सॉल्व। लो, in this series of videos I will try maximally to cover all the previous exam questions, but for saving the time मैं उनका ईयर और वो मेंशन नहीं करूँगा, जहाँ पे बहुत मस्ट होगा वहाँ पे मेंशन कर दूँगा। एक जनरल सा क्वेश्चन है बेटा, वो मॉडर्न फिजिक्स में और यहाँ पे दोनों सेम, किसी का भी आप मान सकते हो। द क्वेश्चन इज this is an atom, nucleus, a charge Z, here is an electron E, and the question is calculate the dependency of MOI of electron in nth Bohr orbit with respect to an axis। क्वेश्चन बड़ा लंबा है but आंसर बड़ा छोटा है। with respect to an axis passing through nucleus जैसे Z H shown, ओके। और डिपेंडेंसी आपको निकालनी है ऑन n, n पे डिपेंडेंसी बताना। यू नो बेटा, वेरी सिंपल, I equals to MERN square, mass of electron into radius of nth Bohr orbit। So I can say ना ये nth Bohr orbit में IN proportional to RN square, and you know very well कि Rn itself is proportional to n square, so simply you will conclude In will proportional to n power 4. This is the dependency of moment of inertia of an electron in the nth Bohr orbit. Okay, तो कहीं से भी क्वेश्चन बने, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं, then you can solve any type of question. One simple question and then again an exam question. जहाँ भी बेटा आपको लिखना हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करें और आराम से you can write. चलिए, we are moving on the next question. Simple question. A distance 5 meter, mass 1 kg, and it is given that this angle is 53 degree. This is the axis of rotation, and question is calculate the moment of inertia about z axis. तो मैं simply इसको लिख दूँ calculate I z
ओके बेटा, अब यहाँ पे और इनिशियल लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं या एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो बड़ी गलती कर जाते हैं. They simply mr square 1 into 5 square and you will have but not. Keep in mind आपने थ्योरी के नोट्स में लिखा है कि r is the perpendicular distance and in this case अगर मैं यहाँ पे बोलूँ point A then this will the perpendicular distance. Okay ना? R perpendicular, not this given R. R perpendicular. We have to say this point is A, this point is B, and this point is C. Now this is right angle, so this is the hypotenuse. This is angle side, so this is the base. This is hypotenuse, this is base, so this remaining is perpendicular. Now you all know बेटा आपको hypotenuse दिया हुआ है, perpendicular find करना है, तो आप start यहीं से करेंगे. I equals to m r perpendicular square, not m r square, r perpendicular square. I am forcing you. Mass is 1 kg. And r perpendicular is nothing but it will 5 sin 53. Clearly, एंगल से रिलेटेड वहाँ cos लेते हैं और सामने वाला जो है ना उसको sin लेते हैं, तो it will be 5 sin 53 square. I will have 1 into 5 into 5 and sin 53 4 by 5 into 4 by 5 will have the solution of 16 kg meter square with the I. Okay, so the question is based upon the concept the distance always should be taken as the parallel one. Is it clear? Basics का question था, nothing else. This is given कि this is in the question this is given that 5 meter, but we have to use it in our way. Okay, beta. Now the last question on the particle concept and this will be the last question of this lecture too. इसके बाद में बेटा आप कहीं से भी पार्टिकल से मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो उसको उठा ले. It is the guarantee that you can solve with the easy steps. Okay. Now the question is little a typical one. थोड़ा सा मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए आपका to solve this question. Question is this: the 4 particles are placed at the corners of a rectangle like this. Mass of each is same, say m, and the question is saying that this is saying axis 1. I am saying this is axis is nothing but it is the diagonal, and axis second is passing through the center and perpendicular to the plane. Axis second is passing through the center and perpendicular to the plane. Z axis. I am saying that this is Z axis which is passing through the center of mass बोल दूँ मैं इसका and perpendicular to the plane of the rectangle. And question is very simple. We calculate the value of I1 by IZ. Calculate the value of I1 by IZ. Okay. So let's see. First, what is the value of IZ? Because IZ is very simple. So beta, I'm redrawing this diagram. This is. This is the first diagonal, this is the second diagonal, and this axis is this, z axis is this one. Okay, तो यहाँ पे बेटा ये चारों distances will the perpendicular distances. So this m, this m, this m, this m, this is given in question that graph is B and then this L. B
L. So simply you can say this length will be root L square plus B square. So इस एक्सिस के लिए, this axis के लिए perpendicular distance for each will simply be L square plus B square root by 2. ठीक है, क्लियर? ये एक्सिस, ये पूरा रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दिस डिस्टेंस विल बी रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो आप क्या बोलोगे, आई जेड विल इक्वल टू 4 टाइम्स इनटू मास इनटू आर परपेंडिकुलर स्क्वायर. It will 4 times into mass into r perpendicular. We have calculated root L square plus B square by 2 square, and IZ will equal to 4 into 4 तो कैंसिल हो जाएगा, and it will be m, रूट भी हट जाएगा, L square plus B square. This will IZ. Again I'm saying that IZ is what? It is the axis perpendicular to the plane. Okay. Now beta IZ was very simple, and it was L square plus B square m into m. Now I have to calculate I1, which is a little tricky one. Look, this is our diagram. This is our axis. Okay. Now this particle of mass m and this particle of mass m, I'm saying that A, B, C and D. These are on the axis. और on the axis मतलब इनके लिए तो r perpendicular 0 हो गया. This is your AOR. तो आप क्या बोलोगे, IA equals to 0 and IC will also equal to 0. Now we have to deal with B and D. Look बेटा, this is the axis, this is the particle. तो must condition क्या है कि जो distance लेना है ना वो आपको r perpendicular लेना. तो this is r perpendicular and say r perpendicular is h. तो अगर वो इसके लिए h है, then it should also h for this particle. तो I can say ना कि इस कंडीशन में I नेट हो जाएगा आपका IA प्लस IB प्लस IC प्लस ID. और इट इज अ वर्चुअल क्लास, तो I want to take any small step toward your solution. अदरवाइज जनरल क्लासेस में ऐसा नहीं होता. 0 प्लस mh square plus 0 plus mh square. So you will have beta I net which comes out to be 2mh square. Now my problem only to calculate h. Okay beta, look what is the trick. This is L, this is B. We can calculate area of this triangle. It will simply be the half into height into the base. पहले ही अपन निकाल चुके हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका जो बेस होएगा दैट इज रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके ना. अब इस ट्रायंगल को एरिया को डबल कर देंगे तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा. एंड वी नो वेरी वेल दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एल इनटू बी. सो वी विल फाइनली हैव अ रिलेशन बिटवीन एल बी एंड एच एंड व्हिच इज आवर डिजायर. तो बेटा इसको मैं क्या करूँ कि मैंने जो निकाला था ना आई जेड, उसको मैं एक बार रख लूँ क्योंकि मेरे काम आएगा. आई जेड वाज एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज वी हैव फॉर नाउ. According to the concept, area of rectangle equals to 2 into area of triangle. Area of rectangle is L into B. Area of triangle is half into base root L square plus B square into height h. Simply you will get the value of h will comes out to be 2LB by root L square plus B square. Now putting the value of h in this equation, I will finally have I1. अपना क्वेश्चन इसको I1 बोल रहा है. 2m h square मतलब into 2
एल बी अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो इट विल कन्वर्ट इनटू 4, और नीचे से इसका स्क्वायर हट जाएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड फाइनली आपने को जो चाहिए वो मिल गया. सो आई एम रिमूविंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम हियर एंड आई एम डूइंग द फाइनल स्टेप, दैट इज I1 over IZ. I1 over IZ will be, look, 8m L square B square upon L square plus B square, and what is IZ? It was m L square plus B square, and it will be 8m L square B square upon, m से m cancel हो जाएगा, only 8 upon L square plus B square whole square. So this will be the value of I1 upon IZ. This question was in the AP exams, और उसमें ना इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था ये, और उसमें ये टर्म दिया हुआ था, and he had asked us about the value of n. So the correct answer was n equals to 8. Okay. So on a simple topic we have so confusing questions. Thanks for today बेटा. जहाँ भी आपको राइट करना हो, लिखना हो, वहाँ पे वीडियो को पॉज करना. मैंने आराम से ब्रेक दिया है बीच बीच में. एंड नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया. थैंक्स.